नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच एक और स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे में एग्जाम हुआ था 24 नवंबर 2025 को। तो चलिए आज हम लोग इस पेपर को डील करते हैं। पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित एचओ ईयर द्वारा शासित नहीं है। आरपीएफ स्टाफ, ऑफिस क्लर्क, मैट्रन, ऑल ऑफ द एबव। एचओ ईयर के तहत कौन कौन से कर्मचारी शासित होते हैं और कौन कौन से नहीं, उसके बारे में पूछा गया है। तो हमारा आरपीएफ स्टाफ है जो एचओ ईयर के तहत शासित नहीं होते हैं। ऑफिस क्लर्क हमारा एचओ ईयर के तहत शासित होते हैं। मैट्रन भी हमारा एचओ ईयर के तहत शासित होते हैं। ऑफिस क्लर्क हमारा कंटिन्यूअस के श्रेणी में आ जाएगा और मैट्रन हमारा एक्सक्लूडेड के श्रेणी में आ जाएगा। तो एचओ ईयर द्वारा हमारा आरपीएफ स्टाफ शासित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। पीओ इन स्टोर टर्म्स मीन्स। स्टोर में पीओ का अर्थ क्या है? पीओ का होता है मतलब परचेज ऑर्डर। ये जो स्टोर में काम करते होंगे, यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। प्राइमरी ऑफर, परचेज ऑर्डर, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, परचेज ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हाउ मेनी डेज ऑफ एलएचएपी कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ। किसी कर्मचारी के सेवा जीवन में कितने दिनों का एलएचएपी जमा किया जा सकता है? तो यहाँ पे एलएचएपी के बारे में पूछा गया। तो कोई भी कर्मचारी एलएचएपी कितना भी हो वो जमा कर सकता है, परंतु एलएपी के केस में वो 300 प्लस 15 ही जमा कर सकता है। तो यहाँ पे एलएचएपी हमारा ऑप्शन देख लेंगे। 300 दे, 450 दिन, 600 दिन, अनलिमिटेड। यहाँ पे हो जाएगा अनलिमिटेड दे वो जमा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ अपील अंडर डी एंड ए रूल्स 1968। डी एंड ए नियम 1968 के तहत अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है? तो कोई भी अगर किसी कर्मचारी को चार्जशीट वगैरह मिलता है, तो उससे अगर कोई पनिशमेंट मिल जाता है, तो उस पनिशमेंट में कर्मचारी अपील और रिव्यू करता है, तो अपील के लिए 45 दिन का समय यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। 45 डे, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ए रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ ही हैज बीन पुट इन पुलिस कस्टडी फॉर ए पीरियड। एक रेलवे कर्मचारी को निलंबित माना जाएगा यदि उसे किसी अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया है। तो कोई भी कर्मचारी यदि पुलिस कस्टडी में 48 घंटे से अधिक यदि वो अरेस्ट होकर रहता है, तो उस कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ए एक्सीडिंग 24 आवर्स, एक्सीडिंग 48 आवर्स, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 घंटे से अधिक रहने पे उसे सस्पेंस निलंबित माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। द फॉलोइंग इज नॉट इन पेनाल्टी अंडर डी एंड ए रूल्स। निम्नलिखित डी एंड ए नियम के तहत दंड नहीं है। ऑप्शन हम लोग देखेंगे। सेंसर, बार्निंग, स्टॉपेज ऑफ पास, द रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ एनी पेंशनरी लॉस। तो हमारा सेंसर यहाँ पे माइनर पेनाल्टी हो जाएगा। बार्निंग हमारा किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं है, तो हमारा एक डी एंड ए रूल के तहत बार्निंग हमारा कोई भी पनिशमेंट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, बार्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी फॉर पीरियड एक्सीडिंग। निम्नलिखित अवधि से अधिक निलंबन का विस्तार नहीं होगा। जब कोई कर्मचारी सस्पेंड रहता है और कर्मचारी का सस्पेंशन यदि 90 दिन के अंदर यदि खत्म नहीं होता है, तो उसे बढ़ाना पड़ता है। तो एक बार में सस्पेंशन 180 दिन से अधिक नहीं बढ़ सकता है। 90 दिन के बाद रिव्यू होता है। तो यहाँ पे हमारा सस्पेंशन बोल रहा है कि कितना दिन अधिक विस्तार नहीं होगा। तो हमारा एक बार में सस्पेंशन 180 बार होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ CGGIS। CGGIS का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है, तो हम लोग ऑप्शन देख लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही बैठ रहा है। हम लोग आंसर भी देख लेते हैं। 8 का ए हमारा सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। डैश फॉर्म इज यूज्ड टू अपॉइंट ए प्रेजेंटिंग ऑफिसर। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति हेतु कौन सा फॉर्म का उपयोग किया जाता है?
तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 5 मेजर पेनाल्टी के लिए है, स्टैंडर्ड फॉर्म 8 हमारा प्रेजेंटिंग ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के लिए है, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 हमारा रिवोकेशन के लिए है, स्टैंडर्ड फॉर्म 3 जो कि एक निलंबित कर्मचारी भर के देता है अपना निर्वाह भत्ते के लिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म 8 प्रस्तुत कर्ता अधिकारी की नियुक्ति के लिए फॉर्म प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय इंटाइटल टू मैटरनिटी लीव फॉर, एक महिला रेलवे कर्मचारी के लिए मातृत्व अवकाश का अधिकार है, उसे कितने दिन मातृत्व अधिकार मिलेगा? तो 180 दिन मिलता है उसे। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा 180 डे। पैटर्निटी लीव इज एडमिजिबल विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन फॉर ए पीरियड ऑफ, पितृत्व अवकाश 2 से कम जीवित बच्चों के लिए कितनी अवधि के लिए स्वीकार है? तो हमारा 15 दिन दिया जाता है पैटर्निटी लीव। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, इन विच ईयर डिड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कम इनटू ऑपरेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब से हुआ? तो ये हमारा 1947 में आया था। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे ए हमारा हो जाएगा इस स्थिति में सही 1947। 12 का हम लोग ऑप्शन भी देख लेंगे, 12 का ए 1947 से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट मे बी ग्रांटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर स्पेशल लीव कनेक्टेड टू इंक्वायरी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फॉर ए पीरियड अप टू डेज। एक महिला रेलवे कर्मचारी को यौन उत्पीड़न की जांच के दौरान आंतरिक शिकायत समिति की सिफारिश पर नियंत्रक अधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न की जांच से संबंधित विशेष अवकाश डैश दिनों की अवधि के लिए दिया जा सकता है। ये भी कि अगर महिला रेलवे कर्मचारी इस तरह के केस से अगर जूझ रही हो तो उसके लिए एक स्पेशल कैजुअल लीव 90 डे का दिया जाता है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेंगे 45 डे 90 डे, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 90 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, हु इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल स्टाफ बेनिफिट फंड कमिटी, क्षेत्रीय कर्मचारी लाभ निधि समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे पीसीपीओ महोदय होते हैं। तो हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस पेड टू द फैमिली ऑफ स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर इन केस ऑफ इन सर्विस डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, राज्य रेलवे भविष्य निधि के सदस्यों की सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को अधिकतम जमा लिंक्ड बीमा की राशि क्या है? तो पहले ये राशि 5 लाख रुपया हुआ करता था, वर्तमान में इसे 7 लाख रुपया बढ़ा के कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए 15 का, 15 का ऑप्शन फॉर डी, 15 का ऑप्शन हमारा डी 7 लाख रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएलपी, इसका फुल फॉर्म एसएलपी का क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल लीव पिटीशन, जो कि कोर्ट वगैरह कैट वगैरह में यूज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे स्पेशल लिटिगेशन परमिशन स्पेशल लीव पिटीशन, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्पेशल लीव पिटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज क्रिएटेड इन, पहला कारखाना अधिनियम में बनाया गया था। तो पहला कारखाना अधिनियम 1881 में बनाया गया था। ऑप्शन हम देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा ही सही है यहाँ पे 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, मैक्सिमम ऑफ स्टडी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए डॉक्टर ड्यूरिंग हिज इंटायर सर्विस पीरियड, एक डॉक्टर को उसकी पूरी सेवा अवधि के दौरान अधिकतम अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है। डॉक्टरों को केस में स्टडी लीव 36 मंथ और अदर देन डॉक्टर्स के केस में 24 मंथ का स्टडी लीव प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स के बारे में पूछा गया है, अधिकतम तो हमारा 36 मंथ हो जाएगा, 36 महीने 36 मंथ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। रूल 3C ऑफ रेलवे कंडक्ट रूल्स इज रिलेटेड टू, रेलवे आचरण नियमों का नियम 3C किससे संबंधित होती है? काफी कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग सारे एग्जाम्स में आते हैं। 3C हमारा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल स्टाफ से संबंधित है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, स्टाफ इज आउट ऑफ हेडक्वार्टर फॉर 10 आवर्स एट स्टेशन विच इज 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम हेडक्वार्टर कैन क्लेम फॉर टीए, एक कर्मचारी जो मुख्य कार्यालय से 50 किलोमीटर दूर किसी स्टेशन पर 10 घंटे बिताता है तो वह कितना टीए के लिए दावा कर सकता है? तो टीए के लिए हमारा रूल है 30%, 70% और 100%, कितने समय में वो 30% क्लेम कर सकता है, कितने समय में वे 70% और कितने समय में वो 100% कर सकता है, ये लोग
जो भी लोग टीए क्लेम करते हैं वो लोग जानते होंगे। तो 10 घंटे बिताता है कोई कर्मचारी तो उसके लिए हमारा 70% हो जाएगा। यदि 12 घंटे से अधिक बिताता तो उसके लिए 100% हो जाता और 6 घंटे तक 30% हो जाएगा। यहाँ पे 10 घंटे बिता रहा है तो यहाँ पे वो 70% टीए क्लेम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का पूर्ण रूप क्या है। ये स्कीम पहले हुआ करता था, आज के डेट में ये स्कीम को बंद कर दिया गया है। तो इसका फुल फॉर्म था लिबरलाइज्ड एक्टिव स्कीम फॉर गारंटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर सेफ्टी स्टाफ। इसका हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, फॉर गारंटेड एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी स्टाफ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मिला, लिबरलाइज्ड एक्टिव रिटायरमेंट स्कीम फॉर गारंटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर सेफ्टी स्टाफ। 21 का आंसर हम लोग देख लेते हैं, 21 का सी नंबर हमारा सही है। लार्जेस्ट स्कीम पहले जब कोई कर्मचारी अनफिट हो जाता तो उसके बार्ड्स को नौकरी मिलता था, तो वर्तमान में ये स्कीम को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, सिंस विच ईयर पोस्ट बेस्ड रोस्टर इज इम्प्लीमेंटेड। पीबीआर रोस्टर कब से लागू किया गया है। पीबीआर रोस्टर हमारा 21/8/1997 से लागू है। ऑप्शन हम लोग देखेंगे 1995, 1997। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 1997 से लागू है पीबीआर रोस्टर। पीबीआर रोस्टर या एल टाइप रोस्टर जितने भी तरह के हैं वो हमारा 1997 से ही लागू है। फॉर कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू आरआरबी और अदर रिक्रूटिंग एजेंसी एंड सेंट फॉर इनिशियल ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग स्कूल्स, सीनियरिटी विल बी डिटरमाइंड बाई। आरआरबी या अन्य भर्ती एजेंसी के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों के लिए जिन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण स्कूलों में भेजा गया है, तो उनका वरिष्ठता किस नियम द्वारा निर्धारित किया जाता है या कैसे निर्धारित किया जाता है। जो भी बच्चे अगर आरआरबी से आते हैं और ट्रेनिंग उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो जो भी आरआरबी का फाइनल मेरिट के अनुसार बनता है उसी के अनुसार सीनियरिटी बनेगा। और यदि रिक्रूटमेंट हुआ और उसमें ट्रेनिंग इन्वॉल्व हो और कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता, तो जो भी वहाँ पे प्रशिक्षण के बाद जो एग्जाम देंगे उसका जो रिजल्ट होगा उसके अनुसार जो उनका मार्क्स आएगा उसके अनुसार उनका वरीयता निर्धारित किया जाता है। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू द ग्रेड, डेट ऑफ रेगुलर प्रमोशन आफ्टर ड्यू प्रोसेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग द वर्किंग पोस्ट आफ्टर ड्यू प्रोसेस, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन हेल्ड एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के अंत में आयोजित परीक्षा में प्राप्त मेरिट के अनुसार ही उनका वरीयता निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स आर टू बी ऑब्टेन्ड इन द सिलेक्शन फॉर बीइंग डिक्लेयर आउटस्टैंडिंग। चयन में उत्कृष्ट घोषित होने के लिए कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो हमारा ये 80% जो भी अभ्यर्थी लाएगा तो उसे आउटस्टैंडिंग के रूप में घोषित किया जाता है। आज के तिथि में ग्रुप बी में ये नियम खत्म कर दिया गया है, ग्रुप सी में शायद अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, लिबरलाइज्ड लीव रूल शैल अप्लाई टू। उदारीकृत अवकाश नियम लागू होंगे। लिबरलाइज्ड लीव रूल्स हमारा 1 फरवरी 1949 से लागू हुआ था। जितने भी कर्मचारी 1 फरवरी 1949 के पहले काम कर रहे हो या उसके बाद, उन सभी पे ये नियम लागू हुआ है। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे, रेलवे सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 1949, तो ये हमारा नियम सही है। रेलवे सर्वेंट अपॉइंटेड प्रायर टू 1 जनवरी 1949 हु हैव इलेक्टेड टू बी गवर्न्ड बाय दिस रूल, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। अदर्स हु आर brought अंडर दीज रूल्स बाय स्पेशल ऑर्डर, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। यहाँ पे डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 25 का ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, 25 का डी, ऑल ऑफ दीज हमारा सही है। जो भी लिबरलाइज्ड लीव रूल्स आया था वो 1 फरवरी 1949 से आया था, तो उसमें उस दौरान जो भी कर्मचारी कार्यरत है और उससे पहले जो भी कर्मचारी कार्यरत है उन सभी कर्मचारियों पे ये नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, मंथ्स एंटिसिपेटेड वैकेंसी इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग वैकेंसी इन असेस्ड फॉर प्रमोशन विद इन ग्रुप सी फॉर सिलेक्शन पोस्ट। मौजूदा रिक्ति के अलावा ग्रुप सी में चयन पद के लिए पदोन्नति हेतु महीनों में संभावित रिक्तियों का आकलन किया जाता है।
यहाँ पे ग्रुप सी में सिलेक्शन पोस्ट के बारे में, एंटिसिपेटेड वैकेंसी के बारे में, तो सिलेक्शन पोस्ट में हमारा 15 महीने का एंटिसिपेटेड वैकेंसी लिया जाता है और नॉन सिलेक्शन के लिए 1 साल 12 महीने का एंटिसिपेटेड वैकेंसी लिया है। तो यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट के लिए तो हमारा 15 महीना ऑप्शन हो जाएगा, 12 महीना, 24 महीना, 15 महीना। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 15 महीना। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इज ए यूनिक digit number that identify those individuals who have registered themselves under the national pension scheme। अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या एक अद्वितीय अंक संख्या है जो उन व्यक्तियों की पहचान करती है जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत अपना पंजीकरण कराया है। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है, 11, 12, 16, 14। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रान नंबर कितने डिजिट का होता है, तो हमारा 12 डिजिट का होता है। 27 का बी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, 27 का बी, ऑप्शन में बी सही है, प्रान नंबर 12 डिजिट का होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचआरएमएस? एचआरएमएस का फुल फॉर्म ये आप लोग सभी जानते होंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, आजकल काफी यूज हो रहा है। फुल नाइट इन रेलवे मीन्स, रेलवे में पूर्ण रात का मतलब क्या है, लोग सभी जो जान रहे होंगे, रात्रि के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10 PM to 6 AM। If the number of posts in cadre is 2 or more than 2 but less than 14, which type of roster used for providing reservation for post reserved for SC, ST and OBC? यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कैडर में पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक है लेकिन 14 से कम है, तो SC, ST और OBC के लिए आरक्षित पदों के लिए किस प्रकार की रोस्टर का उपयोग किया जाता है? तो 14 पॉइंट तक का जो भी रोस्टर होगा वो हमारा एल टाइप का रोस्टर होगा और 14 से अधिक जो भी होगा वो पोस्ट बेस्ड रोस्टर होगा। यहाँ पे 14 से कम है तो हमारा यहाँ पे एल टाइप का रोस्टर उपयोग होगा, यहाँ पे हो जाएगा एल शेप्ड रोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, रेलवे सर्वेंट रिटायरिंग बिफोर कंप्लीटिंग 33 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस बट आफ्टर कंप्लीटिंग 10 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, द अमाउंट ऑफ पेंशन शैल बी कैलकुलेटेड एट परसेंटेज ऑफ द एवरेज इनरोलमेंट्स। एक रेलवे कर्मचारी जो 33 वर्षों की सेवा पूरी करने से पहले लेकिन 10 वर्षों की योग्य सेवा पूरी करने के बाद रिटायर होता है तो पेंशन की राशि औसत वेतन का कितना प्रतिशत के अनुसार निर्धारित किया जाए। यदि कोई भी कर्मचारी 10 साल सर्विस पूर्ण कर लिया हो तो उसका जो भी पेंशन होगा उसका औसत वेतन उसका 50% के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, 30%, 50%, 100%, 60। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 50%। In case of death of railway servant, the family pension will be payable at enhanced rate for how many years? रेलवे कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार पेंशन कितने वर्षों तक बढ़ी हुई दरों पर दी जाएगी? यदि कोई कर्मचारी रेल सेवा में है और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो रेलवे पारिवारिक पेंशन 10 वर्षों तक बढ़े हुए रेट पे दिया जाता है, बढ़े हुए दर पे। और यदि कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद डेथ करता है तो जो भी उसका फैमिली पेंशन होगा वो मतलब 67 वर्ष, मतलब रिटायरमेंट से 7 साल तक बढ़े हुए दर पर या जो भी पहले हो उस हिसाब से फैमिली पेंशन दिया जाता है। तो यहाँ पे शायद सेवा में ही है, रेलवे सर्वेंट है और वो इसकी मृत्यु हो गई है तो फैमिली पेंशन 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, नो इनहांस फैमिली पेंशन एलिजिबल फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years। 32 का देख लेंगे ऑप्शन हम लोग, 32 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, व्हाट लीव सैलरी विल बी पेड टू रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग लीव नॉट ड्यू। जब कोई कर्मचारी लीव नॉट ड्यू पे है तो उसे किस प्रकार का वेतन दिया जाता है? तो लीव नॉट ड्यू पे हमारा सब लोग जान रहे होंगे कि LHAP के रूप में कटता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, फुल पे लीव सैलरी, हाफ पे लीव सैलरी। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा हाफ पे लीव सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, हाउ मेनी मंथ नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय द रेलवे एम्प्लॉय फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो ये हमारा 3 महीने का नोटिस देना अनिवार्य है तभी वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 3 महीने। Which authority can impose cut in pensionary benefit? कौन सा प्राधिकरण पेंशन लाभ में कटौती लगा सकती है?
पेंशनरी बेनिफिट में कटौती के लिए सिर्फ एक ही हमारे सक्षम प्राधिकारी हैं, वो है हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा यहाँ पे। व्हाट इज द प्री रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग द ऑप्शन AIRTC फॉर रेलवे सर्वेंट? AIRTC का लाभ उठाने के लिए कौन कौन से चीजों की आवश्यकता है उसके बारे में यहाँ पूछा गया। सरेंडर ऑफ प्रिविलेज पास, कोई भी कर्मचारी अगर AIRTC का लाभ लेना चाहता है तो उसके जो भी एक साल में पास मिलते हैं वो सारे उन्हें सरेंडर करना होगा, ये हमारा भी सही है ऑप्शन। प्री इंटीमेशन ऑफ प्लेसेस फॉर विजिट टू कंट्रोलिंग ऑफिसर, यदि आप AIRTC सुविधा का लाभ ले रहे हैं और वह घूमने जा रहे हैं तो उस आपको प्लेस को पहले कंट्रोलिंग ऑफिसर को सूचित करना होगा, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। सबमिशन ऑफ प्रिविलेज पास सरेंडर सर्टिफिकेट, PPSC सर्टिफिकेट एक जो पास सरेंडर करने के एवज में दिया जाता है वो भी हमारा सबमिट करना होता है, तभी हमें AIRTC का लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें और भी कुछ कुछ कंडीशन है जो कि फुलफिल होना चाहिए, तो हमारा 3 कंडीशन यहाँ हमारे फुलफिल हो रहा है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हमारा सही है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेंगे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैजुअल लेबर सर्विस कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग सर्विस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? सेवानिवृत्ति के समय कितना प्रतिशत आकस्मिक श्रम सेवा को योग्य सेवा के रूप में माना जाएगा? तो पहले तो कैजुअल लेबर सर्विस जो होता था उसका 50% सर्विस काउंट किया जाता था किसी भी बेनिफिट के लिए, परंतु RB 31/2023 आने के बाद इसे खत्म कर दिया गया है। तो हम लोग RB 123 देख लेते हैं। ये आया था सर्कुलर RB नंबर 131/23, काउंटिंग ऑफ 50% टेम्पोररी स्टेटस ऑफ कैजुअल लेबर सर्विस। तो पहले तो एक RB 215/2009 के तहत जो भी 50% कैजुअल लेबर का सर्विस होता था वो काउंट किया जाता था फॉर द बेनिफिट ऑफ MACP और एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन के लिए, परंतु इसे RB 31/23 के अनुसार इसे दो सर्कुलर को 215/2019 और RB 36/10 को विड्रॉ कर लिया गया, स्टैंड विड्रॉ। तो अब कोई भी कैजुअल लेबर का 50% सर्विस पेंशनरी बेनिफिट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा और न ही MACP के पर्पज से। तो यहाँ पे हमारा 50% ये तो पहले होता था तो अब नहीं होगा, 75%, 25%। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी होना चाहिए, नन ऑफ दीज। 37 का हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं आंसर। 37 का ए यहाँ पे दे रहा है 50%। पहले ये तो काउंट होता था, आज के डेट में ये काउंट नहीं होता है। मेरे ख्याल से आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए। RB 31/2023 आने के बाद 50% जो सेवा था कैजुअल लेबर का वो काउंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Article of the Constitution specifies that claims of the members of the scheduled caste and scheduled tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration in the making or appointments to services and posts in connection with affairs of the union or of a state. संविधान के अनुच्छेद ने निर्दिष्ट किया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर विचार किया जाएगा प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ संघ या राज्य के मामलों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के निर्माण में। 38 का मैं आंसर देख लेता हूँ। 38 का ए यहाँ पे आंसर दे रहा है। आर्टिकल 335 में ये प्रावधान दिया गया है। आप लोग इसे मैं PDF अपलोड कर दूंगा, आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। Detention of railway quarter on normal rent is allowed for a period of days on account of study leave. रेलवे क्वार्टर को सामान्य किराए पर दिनों की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश के कारण बनाए रखने की अनुमति है। यदि कोई कर्मचारी स्टडी लीव पे जा रहा है तो वो 6 महीने नॉर्मल रेंट पे रख सकता है 180 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 39 का। 39 का है। आप लोग मास्टर सर्कुलर 49 क्वार्टर से संबंधित है वो पढ़ लीजिएगा एक बार। किस स्थिति में नॉर्मल रेंट पे दिया जाता है और किस स्थिति में हमारा डबल लाइसेंस फी लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्टिफिकेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सॉस। निम्नलिखित में से शोध पर कर की कटौती का प्रमाण पत्र कौन है? फॉर्म 16, 26 से फॉर्म 6 नन ऑफ द। फॉर्म 60 में हमारा सारा डिटेल डिडक्शन का रहता है टैक्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिजेबिलिटी इज नॉट लिस्टेड इन पर्सन विथ डिजेबिलिटी एक्ट? ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, क्यूड, लो विजन, मेंटेन इलनेस भी है हमारा, लो विजन भी है, लेप्रोसी, क्यूड भी है हमारा, ट्यूबरकुलोसिस। 41 का ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, 41 का ए। डिजेबिलिटी एक्ट जो 2016 में आया था उसमें कौन कौन से तरह का डिजेबिलिटी है उसके बारे में पूछा गया था। ट्यूबरकुलोसिस उसमें हमारा लिस्टेड नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। What lump sum amount is paid as ex gratia when death occurs in course of performance of duties attributed to act of violence by terrorist? जब आतंकवादियों द्वारा किए गए हिंसक कृत्यों के कारण कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान मृत्यु होती है तो इस एक मुश्त राशि का भुगतान अनुग्रह के रूप में किया जाता है। तो एक्स ग्रेसिया से रिलेटेड हमारा एक सर्कुलर है, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि किस किस केस में कितना कितना अमाउंट एक्स ग्रेसिया के रूप में दिया जाता है। 25-25 लाख, 35 लाख, 35 लाख, 45 लाख। तो ये हमारा डेथ ऑकरिंग ड्यू टू एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, तो 25 लाख दिया जाता है। ये हमारा आरबी 139/16 है। डेथ इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एट्रीब्यूटेड टू एक्ट ऑफ वायलेंस बाय टेररिस्ट, एंटी सोशल एलिमेंट ईटीसी, तो हमारा 25 लाख। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे। क्वेश्चन भी हमारा यही पूछा जा रहा था कि आतंकवादियों द्वारा हिंसक कृत्यों का कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान मृत्यु होती है, तो 25 लाख रुपया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, हाउ मेनी डेज इन ए ईयर द सीएल कैन बी ग्रांटेड टू एन ऑफिस बेयरर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन फॉर पार्टिसिपेशन इन द यूनियन एक्टिविटीज? एक वर्ष में मान्यता प्राप्त संघ के कार्यालय धारक को संघ की गतिविधियों में भागीदारी के लिए कितने दिन का एससीएल दिया जा सकता है? तो ऑप्शन देखेंगे 25 डे, 30 डे, 20 डे, नन ऑफ दिस। तो हमें 20 डे का एससीएल दिया जाता है। इससे रिलेटेड हम लोग लीव का रूल भी देख लेते हैं। यहाँ पे है, एन ऑफिस बेयर ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड सर्विस एसोसिएशन यूनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मे बी ग्रांटेड स्पेशल कैजुअल लीव अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 20 डेज इन ए कैलेंडर ईयर फॉर पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ एसोसिएशन यूनियन। तो हमारा 20 डे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट अंडर सीजीए फॉर लेवल 7? लेवल 7 में सीजीए के तहत नियुक्ति है तो सक्षम प्राधिकारी हमारे जनरल मैनेजर हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 44 का डी। ऑप्शन देख लेता हूँ आंसर, 44 का डी, जनरल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अंडर विच रूल ऑफ पार्टी एक्ट देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एनी सिटीजन सर्टेन इंफॉर्मेशन विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर? किस अधिनियम, आरटीआई के किस अधिनियम या सेक्शन के तहत किसी नागरिक को उन विशेष जानकारी को प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं होगी जो प्रकटीकरण से मुक्त है? तो सेक्शन 8 में इसका प्रावधान दिया गया है। तो हमारा हो जाएगा रूल 6, रूल 10, रूल 18, नन ऑफ दी। हमारा डी हो जाएगा नन ऑफ दी। सेक्शन 8 धारा 8 में इसका प्रावधान दिया गया है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल हैव टू पब्लिश ऑल द पार्टिकुलर्स ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ड्यूटी ईटीसी? आरटीआई नियम के निम्नलिखित धाराओं में से किसके अंतर्गत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपनी संगठन, कार्य, कर्तव्यों आदि के सभी विवरण प्रकाशित करने होंगे? तो हमारा सेक्शन 4 में इसका प्रावधान दिया गया है। 46 का ऑप्शन देख लेता हूँ, 46 का डी, सेक्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, टू क्लेम द सीटीजी इन रिगार्ड टू सर्विंग एम्प्लॉय जनरली आफ्टर द ट्रांसफर इज ऑर्डर्ड द पर्सनल इफेक्ट शैल बी मूव्ड विद इन हाउ मेनी डेज मंथ? कर्मचारी को स्थानांतरण के आदेश के बाद समान रूप से सीटीजी का दावा करने के लिए व्यक्तिगत सामान कितने दिन, महीनों के भीतर स्थानांतरित किया जाएगा? तो जनरली 6 महीने के अंदर अपना जो भी व्यक्तिगत सामान है उसे स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए, तभी सीटीजी का दावा स्वीकृत किया जाता है। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं 47 का।
47 का ए विद इन 6 मंथ। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड का चैप्टर 16 आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें सीटीजी के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। Each of the following स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे विडो सिस्टर कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास एज डिपेंडेंट। हाँ, विधवा बहन को आश्रित के रूप में विशेष पास में शामिल किया जा सकता है, हमारा ये ऑप्शन सही है। हायर ग्रेड पास कैन बी इशूड ऑन मेडिकल ग्राउंड। हाँ, मेडिकल आधार पे उच्च श्रेणी का पास जारी किया जा सकता है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। अनमैरिड डॉटर कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। हाँ, अनमैरिड डॉटर को हम लोग प्रिविलेज पास में शामिल कर सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट ऑफ पीटीओ इज 6 मंथ, ये हमारा गलत है। पास पीटीओ का वैधता वर्तमान में 4 महीना है, तो हमारा ये ऑप्शन डी सही नहीं है। What would be increased rate of pension if old age pensioner attain his age of 85 years? तो हमारा ये एक कॉमन क्वेश्चन जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष, 100 वर्ष पूरे होने पे बढ़े हुए दर पे पेंशन मिलेगा, कितना पेंशन मिलेगा। तो 80 वर्ष होने पे 20% बढ़ा हुआ पेंशन मिलता है। 85 वर्ष पूर्ण होने पे हमारा 30% बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, 30% ऑफ बेसिक पेंशन। 49 का ए 30% ऑफ बेसिक पेंशन। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज इफेक्टिव फ्रॉम ईयर, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम वर्ष से प्रभावित है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एक तो हमारा 1961 से लागू है, और इसमें संशोधन वाला जो नियम है वो हमारा 2017 से इफेक्टिव है। तो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 से प्रभावी है। हु इज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर ए पोस्ट एज सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन, किसी पद को चयन और गैर चयन पद घोषित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हमारा रेलवे बोर्ड है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, रेलवे बोर्ड। What should be the minimum number of members required for registering themselves as union? यूनियन बनाने हेतु पंजीकरण के न्यूनतम कितने सदस्यों की संख्या अनिवार्य है। तो हमारे 7 सदस्य होने चाहिए, तभी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन यूनियन का किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 7 सदस्य। हाउ मेनी मेंबर कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, किसी भी पंजीकृत श्रमिक संगठन का नाम बदलने के लिए कितने सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, तभी नाम को बदला जा सकता है। तो कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों का सहमति जरूरी है, तभी नाम को परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन देख लेंगे, 1/4, 3/4, 1/2, 2/3। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, कुल सदस्यों का 2/3। 53 का डी हमारा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा कथन सही नहीं है। मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देम सेल्फ एज ए यूनियन, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 7 सदस्य रजिस्टर करने के लिए जरूरी है, यहाँ पे 10 बोला गया, ये हमारा गलत हो जाएगा। पीएनएम इज फाउंडेड बाय बीबी गिरी। हाँ, पीएनएम का नींव जो है बीबी गिरी नहीं रखी थी। कंसेंट ऑफ 2/3 सदस्य ऑफ टोटल मेंबर रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम ऑफ रजिस्टर्ड यूनियन, ये भी हमारा सही है। मैक्सिमम 20 मेंबर्स ऑफ एससी अलाउड टू अटेंड इनफॉर्मल मीटिंग, हाँ ये हमारा सही है। इनफॉर्मल मीटिंग के लिए कुल सदस्य SC/ST के मैक्सिमम 20 होने चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा गलत है, यहाँ पे 7 सदस्य होंगे मिनिमम, तो रजिस्टर किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ईसीए, ईसीए के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, WCA is renamed as ECA in year 2010. 50% of average monthly wages is taken for computing compensation in case of accident resulting in death. तो ये हमारा सही है, डेथ के केस में 50% और एक्सीडेंट इंसिडेंट के केस में 60% दिया जाता है। हायर द एज ऑफ एम्प्लॉय लोअर द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, कर्मचारी की आयु अधिक होगी तो मुआवजा की राशि कम होगी, ये भी हमारा ऑप्शन सही है।
देयर इज सीलिंग ऑफ 30 लाख फॉर ग्रांटिंग ऑफ एक्स ग्रेशियल एमसेम अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन। कोई सीलिंग लिमिट 30 लाख का यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी 55 का देख लेते हैं हम लोग। 55 का डी हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट इनएक्टेड इन। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट कब से लागू है? ऑप्शन देख लेता हूँ डायरेक्ट में 56 का। 56 का डी यहाँ पे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 से लागू हुआ है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेम? जेम का फुल फॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ऑप्शन देख लेता हूँ, गवर्नमेंट ई मार्केट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान हेड डील्स अबाउट स्टाफ वेलफेयर? स्टाफ वेलफेयर से कौन सा प्लान हेड हमारा यहाँ पे प्लान हेड 51 होगा, देख लेता हूँ। 54, 65, 64, 51, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा 51। 65 हमारा ट्रेनिंग से है, 64 ध्यान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा कथन सही नहीं है? स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे टू 3 years विच डज नॉट अफेक्ट पेंशन इज ए माइनर पेनल्टी। ये हमारा सही है, माइनर पेनल्टी है। आफ्टर रिटायरमेंट चार्जशीट कैन बी इशूड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ जनरल मैनेजर। ये हमारा ऑप्शन गलत है। 45 days इज टाइम लिमिट फॉर अपील अंडर डीआर। ये हमारा सही है। स्टेप 7 इज टू नॉमिनेट आईओ इंक्वायरी ऑफिसर। ये हमारा ऑप्शन सही है। तो यह हमारा ऑप्शन बी हमारा गलत है। आफ्टर रिटायरमेंट चार्जशीट कैन बी इशूड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे गलत है। फुल फॉर्म ऑफ आईआरपीएस। आईआरपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन एपीओ के एग्जाम्स में भी अगर आए थे। यहाँ पे हो जाएगा इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ऑप्शन देख लेता हूँ हम लोग। इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज फॉर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर? यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा पद है जो एसएजी का है। तो डीआरएम हमारा एसएजी का पद होता है, एडीआरएम हमारा एसएजी का पद होता है, सीपीओ भी हमारा एसएजी का पद होता है। यहाँ पे डी हमारा ऑल ऑफ देम हो जाएगा। सारे पोस्ट यहाँ पे एसएजी रैंक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा कथन सही नहीं है? CGA in favor of ward of missing staff may be given only after 2 years from date of missing. CGA is not admissible in case of suicide of employee. Only GM is competent authority to consider the time-barred cases of CGA which are up to 25 years old from the date of death, medical unfit. None of the above. CGA in favor of ward of missing staff may be given only after 2 years फ्रॉम डेट ऑफ मिसिंग। तो 2 साल के अगर मिसिंग होने पे कर्मचारी को सीजीए दिया जा सकता है। ये हमारा ऑप्शन सही है। सीजीए इज नॉट एडमिसिबल इन केस ऑफ सुसाइड ऑफ एम्प्लॉय। ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। सुसाइड, कर्मचारी का सुसाइड करने पे भी सीजीए केस दिया जाता है। और 25 वर्ष से पुराने केस होने पे जीएम सक्षम अधिकारी हैं। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही नहीं है। 62 का बी, सीजीए इज नॉट एलिजिबल इन केस ऑफ सुसाइड ऑफ एम्प्लॉय, हमारा ऑप्शन गलत है। सुसाइड के केस में भी सीजीए कंपल्सरी ग्राउंड अपॉइंटमेंट दिया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपी ग्राम? सीपी ग्राम का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये गलत है। सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सेंट्रलाइज नहीं, ये पेंशनर है, ये हमारा गलत है। सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। 63 का सी, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एज पर प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, हु कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए 2013 के रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन कौन करता है? जहां पे भी ऐसा केस होगा तो वहां का डिपार्टमेंट के द्वारा
कमिटी का निर्माण किया जाता है, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लॉ कमीशन, कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ही उस कमिटी का निर्माण करेगा। डिमांडिंग डाउरी इज प्रोहिबिटेड अंडर ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। दहेज की मांग करना रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के तहत प्रतिबंधित है। किस नियम में इसका उल्लेख किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, नियम रूल 14, रूल 13A, रूल 15, रूल 60। यहाँ पे हमारा डाउरी का केस 13A में हमारा बनता है। रूल 14 हमारा कर्मचारी सम्मान में प्रदर्शन है। रूल 15 हमारा बिजनेस से संबंधित है। रूल 16 हमारा इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। स्प्लिट पासेस आर इश्यूड टू विच रेलवे सर्वेंट? स्प्लिट पास किस रेलवे कर्मचारी को जारी किया जा सकता है? स्प्लिट पास सभी को जारी किए जा सकते हैं। ओनली ग्रुप ए ऑफिसर, ऑल रेलवे सर्वेंट, जीएम। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑल ऑफिसर्स, नहीं ऑल रेलवे सर्वेंट। यहाँ पे सभी रेलवे कर्मचारी, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल रेलवे सर्वेंट। 66 का ऑप्शन देख लेता हूँ यहाँ पे, 66 का सी। सभी रेलवे जो भी ऑफिशियल हैं वो स्प्लिट पास उनको जारी किया जा सकता है। द टर्म शॉर्ट ऑफ इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट, आवर्स ऑफ वर्क्स एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005 मीन्स। रेलवे सेवक काज के घंटे और आराम की अवधि नियम 2005 के मामले में शॉर्ट ऑफ का शब्द का अर्थ क्या है? शॉर्ट ऑफ और लॉन्ग ऑफ दो तरह का, लॉन्ग ऑन दो तरह का वर्ड यूज होता है एचओईआर में। लॉन्ग ऑन मतलब जो कर्मचारी जो उसका ड्यूटी शुरुआत हुआ और जहाँ पे ड्यूटी खत्म हुआ तो वो अवधि लॉन्ग ऑन के रूप में बोला जाता है। और ड्यूटी खत्म होने के बाद और ड्यूटी शुरुआत होने के बीच का जो अवधि है उसे शॉर्ट ऑफ के रूप में बोला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पीरियड ऑफ रेस्ट, लंच, पीरियड ऑफ लंच ब्रेक, पीरियड ऑफ ड्यूटी, पीरियड ऑफ, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पीरियड ऑफ रेस्ट। 67 का ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन, पीरियड ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपेशनरी ग्रांट फॉर वार्ड ऑफ ए रेलवे एम्प्लॉय? रेलवे कर्मचारी के आश्रित के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हमारा 10th पास होना अनिवार्य है। ऑप्शन देख लेंगे 8, 10th। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा 10th। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रेम? प्रेम का फुल फॉर्म क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन देख लेंगे, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट एम्प्लॉयर, परमानेंट रेलवे एम्प्लॉय हमारा गलत है। पार्टिसिपेशन ऑफ रिमेनिंग ये गलत है। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। अंडर द आरटीआई एक्ट, इफ इन्फॉर्मेशन शॉर्ट कंसर्न द लाइफ और लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन, इट शैल बी सप्लाइड विद इट। आरटीआई अधिनियम के तहत यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे निम्नलिखित के भीतर प्रदान किया जाएगा। तो ऐसा जो भी सूचना अगर मांगा जाता है तो वो उसको 48 घंटे के अंदर प्रदान कर दिया जाता है। ऑप्शन हम लोग देखेंगे 6 आवर, 12 आवर, 24 आवर, 48 आवर। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा 48 आवर्स। इफ एन एम्प्लॉय डाइड ड्यूरिंग सस्पेंशन हिज केस विल बी, यदि कोई कर्मचारी निलंबन है और निलंबन के दौरान ही उसका मृत्यु हो जाता है तो उसका मामला को क्लोज कर दिया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे क्लोज्ड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा क्लोज्ड। एलटीसी स्टैंड फॉर, यहाँ पे लीव ट्रेवल कंसेशन होता है, लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी का फुल फॉर्म। पीएफआरडीए स्टैंड्स फॉर, पीएफआरडीए का फुल फॉर्म पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, फुल फॉर्म होता है इसका प्रोविडेंट फंड, ये हमारा गलत है, प्रोटेक्शन फंड, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड, ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। 73 का सी हो जाएगा आंसर, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एन एम्प्लॉय हुज डेट ऑफ बर्थ इज 1 अप्रैल ही विल बी रिटायर्ड ऑन, यदि भी किसी भी कर्मचारी का डेट ऑफ बर्थ किसी महीने के 1 तारीख को पड़ रहा तो उसका रिटायरमेंट तिथि उसके जस्ट पिछले महीने के 30 तारीख या 31 तारीख जैसा भी हो उस दिन उसे रिटायर्ड कर दिया जाता है। तो 1 अप्रैल है तो वो मार्च के महीने में रिटायर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 31
मार्च। ऑन प्रमोशन एम्प्लॉय शुड सबमिट ऑप्शन विद इन फॉर वेरिफिकेशन। और यदि किसी कर्मचारी का प्रमोशन होता है तो उसे 1 महीने के अंदर फिक्सेशन के लिए ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, 1 मंथ। द अलाउंस दैट इज नॉट कंप्यूटेड फॉर इनकम टैक्स। कौन सा अलाउंस है जो इनकम टैक्स के लिए कंप्यूट नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे DA, HRA, NPA, TA। तो जो भी हमारा यात्रा भत्ता मिलता है उसे इनकम टैक्स के रूप में कंप्यूट नहीं किया जाता है। 76 का D, TA। वॉलंटरी रिटायरमेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन कैन बी अलाउड ओनली बाय वन ऑफ द अथॉरिटी। वॉलंटरी रिटायरमेंट जो भी स्वीकार किया जाता है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा ही स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पे कर्मचारी सस्पेंशन में भी है तो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही उसे स्वीकार करेगा। यहाँ पे DRA डिसिप्लिन अथॉरिटी, सस्पेंडिंग अथॉरिटी, अपॉइंट। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी। LEO स्टैंड्स फॉर, LEO का पूर्ण रूप यहाँ पे क्या आता है? हम लोग ऑप्शन देखेंगे, लेबर इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर, लेबर एफिशिएंसी ऑफिसर, लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, लेबर। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। 78 का ऑप्शन देख लेता हूँ, 78 का डी हमारा ऑप्शन सही है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इफ रेलवे एम्प्लॉय हैज बीन ट्रांसफर्ड विद इन द एरिया ऑफ 1000 किलोमीटर और लेस, ही इज एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग टाइम एट द फॉलोइंग रेट। यदि किसी रेलवे कर्मचारी का स्थानांतरण 1000 किलोमीटर या उससे कम की दूरी पर होता है तो वह निम्नलिखित दर से ज्वाइनिंग टाइम का पात्र होगा। तो 1000 किलोमीटर या उससे कम होने पे 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम उसे दिया जाएगा। 1000 से और 2000 के बीच हो तो उसे 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम प्रदान किया जाता है, और 2000 से अधिक होने पे उसे 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम प्रदान किया जाएगा। यदि 2000 किलोमीटर से अधिक स्थानांतरण हुआ और वो उस जगह पे ज्वाइनिंग के लिए एयर ट्रेवल बाई एयर जा रहा है तो उस स्थिति में 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा, ना कि 15 दिन का। तो 1000 किलोमीटर तक तो यहाँ पे हमारा 10 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल लेवल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। राष्ट्रीय स्तर पर जो JCM का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे चेयरमैन रेलवे बोर्ड, ये हमारे नहीं होंगे। चेयरमैन UPSC, ये भी हमारे नहीं। कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव जो होंगे वो JCM के अध्यक्ष के रूप में होते हैं। तो 80 का हम लोग ऑप्शन देख लेता हूँ, 80 का C, कैबिनेट सेक्रेटरी उसके चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कैंसिल द सिलेक्शन पैनल। कोई भी सिलेक्शन पैनल है उसको कैंसिल करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है? तो जो भी उसे अप्रूव किया होगा उससे जो भी हायर अथॉरिटी होंगे वही उस पैनल को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे GM, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी हु अप्रूव द पैनल। ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी हु अप्रूव द पैनल। सिलेक्शन बोर्ड कंसिस्ट ऑफ ऑफिसर्स फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट इन लेवल्स। लेवल 6 में चयन बोर्ड में लेवल 6 के पदों के लिए चयन हेतु अधिकारी होते हैं। लेवल 6 में जो भी हमारे सिलेक्शन कमेटी होंगे वो सारे JAG के होते हैं, और लेवल 6, लेवल 5, लेवल 2 से लेवल 5 तक हमारे सीनियर स्केल हो जाएंगे। तो यहाँ लेवल 6 के बारे में पूछा जा रहा है तो हमारा JAG, लेवल 6 एंड एबव जो भी होंगे वो JAG हो जाएंगे। विच कैटेगरी ऑफ स्टाफ आर एलिजिबल फॉर आउट स्टेशन डिटेंशन। आउट स्टेशन डिटेंशन अलाउंस रनिंग कर्मचारियों को दिया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, रनिंग स्टाफ, रनिंग, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, रनिंग स्टाफ। शेयर रेट ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन रेलवे इज रेस अंडर स्टाफ बेनिफिट फंड। रेलवे में खेल गतिविधियों के लिए स्टाफ बेनिफिट फंड के तहत फंड आवंटन का शेयर रुपया है। तो एक हमारा SBF का 800 रुपये का कैपिटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी क्षेत्रों में। यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए पूछा गया कितना एलोकेशन है, तो उसके लिए 30 रुपये का राशि निर्धारित है पर कैपिटा। तो यहाँ पे 20, 25, 30, यहाँ पे ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा, 30 रुपये पर कैपिटा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। 84 का C, 30 रुपये पर कैपिटा स्पोर्ट्स एक्टिविटी। As per revised format of APR for staff working pay matrix level 1, the highest assessment in the scale corresponding to outstanding is marks. पे मैट्रिक्स लेवल 1 में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए APR के संशोधित प्रारूप के अनुसार उत्कृष्ट के अनुरूप स्केल में उच्चतम आकलन अंक है। तो लेवल 1 में जो भी असेसमेंट किया जाता है उसके मैक्सिमम 5 मार्क्स ही सारे जितने भी सेक्शन है उसमें मैक्सिमम 5 मार्क्स ही सारे में दिए जाते हैं।
यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेंगे 5 मार्क्स, ऑप्शन ए ही हमारा सही है। 6, 7, 10, 85 का हमारा आंसर हो जाएगा। 85 का ए, जितने भी उसमें सेक्शन होते हैं मैक्सिमम उसमें 5 मार्क्स ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईगोट। आईगोट का भी ट्रेनिंग लगभग सभी डिपार्टमेंट चल रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसका फुल फॉर्म इंटरनल गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये हमारा नहीं से इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग आईगोट का फुल फॉर्म होता है। Cooling off period between two tenures of posting as instructor in railway recognized institute is at least years. रेलवे मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रशिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए 2 कार्यकालों के बीच कूलिंग ऑफ की अवधि कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए। तो इसका एक सर्कुलर है, इसका सर्कुलर है आरबी 104/23 निकला था। इसमें एक अवधि दिया गया था, कूलिंग ऑफ पीरियड फिलिंग ऑफ पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर इन रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसका गाइडलाइन आया था कि मैक्सिमम टेन्यूर ऑफ इंस्ट्रक्टर इन वन कंसेक्यूटिव स्पेल शुड रिमेन एज 5 इयर्स। एक बार में 5 साल तक के लिए वो अपॉइंट हो सकते हैं। कूलिंग ऑफ पीरियड बिटवीन 2 टेन्यूर्स एटलीस्ट 1 ईयर होना चाहिए। अपर एज जो भी मैक्सिमम आयु होगा वो 58 साल इंक्रीज कर दिया गया। पहले ये 55 बरस हुआ करता था, अब इसको इंक्रीज करके 58 कर दिया गया है। तो 2 टेन्यूर के बीच कूलिंग ऑफ पीरियड 1 साल होना अनिवार्य है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 1 ईयर। प्रोसीजर इन चेंज ऑफ नेम इन सर्विस सीट प्रोवाइडेड इन चैप्टर ऑफ IREM वॉल्यूम 1। IREM वॉल्यूम 1 के किस चैप्टर में नाम परिवर्तन करने से संबंधित व्याख्या दिया गया है। तो 88 का हम लोग ऑप्शन ही देख लेंगे डायरेक्ट। 88 का बी हमारा यहाँ पे चैप्टर 12 में इसका प्रावधान दिया गया है, नाम बदलने से संबंधित। When EWS रिजर्वेशन बिकम एप्लीकेबल, EWS रिजर्वेशन 1 फरवरी 2019 से लागू हुआ था। तो ऑप्शन हम लोग देख लेंगे 25/10/2018, 1/8/2019, 1/2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा 1/2/2019। What type of leave is granted to recognized union office bearer for attending various meeting? जो भी रिकॉग्नाइज यूनियन के ऑफिस बेयर होते हैं वो उनको जो भी मीटिंग यूनियन से रिलेटेड होता है तो उनके लिए SCL लीव प्रदान किया जाता है। इसमें स्पेशल कैजुअल कैपेसिटी का, यहाँ पे स्पेशल कैजुअल, उन्हें स्पेशल कैजुअल लीव ही मीटिंग जो भी उनका होता है अटेंड करने के लिए तो विशेष आकस्मिक अवकाश ही दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 90 का ए स्पेशल कैजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज CL HRA एंड CC एप्लीकेबल टू कैजुअल लेबर हु गॉट टेम्पोररी स्टेटस। क्या CL HRA और CC उन अस्थायी स्थिति प्राप्त वाले अस्थायी श्रमिकों पर भी लागू होते हैं? यदि वो टेम्पोररी स्टेटस प्राप्त कर लिया है तो वो एक उसे जो भी सुविधा मिलेगी वो रेलवे कर्मचारी के रूप में दिया जाता है। तो जो भी परमानेंट रेलवे कर्मचारी है उन्हें CL तो मिलता ही है, तो कैजुअल लेबर को भी मिलना चाहिए। 91 का ऑप्शन ए हाँ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, रनिंग अलाउंस इज डिस्क्राइब्ड इन विच चैप्टर ऑफ IREM। रनिंग अलाउंस IREM के किस चैप्टर में है? तो अध्याय 9 में शायद इसका वर्णन है, 92 का ए। रनिंग अलाउंस IREM वॉल्यूम 1 के चैप्टर 9 में है। हाउ मेनी डेज प्रायर नोटिस इज कंपलसरी फॉर रिमूवल ऑफ टेम्पोररी स्टेटस ग्रांटेड कैजुअल लेबर। अस्थायी स्थिति प्राप्त आकस्मिक मजदूर को हटाने के लिए कितने दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है? तो 1 महीना पहले नोटिस दिया जा सकता है उसे हटाने के लिए। 93 का बी 1 मंथ। सेल्फ अप्रेजल इन APR इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉय वर्किंग लेवल एंड एबव। APR में स्व मूल्यांकन उन कर्मचारियों के लिए आवश्यक है जो लेवल और उससे ऊपर में काम कर रहे हैं। तो जो भी लेवल 6 एवं उससे ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए सेल्फ अप्रेजल का सेक्शन होता है, उसको भरना अनिवार्य होता है।
यहाँ पे हो जाएगा लेवल 5 लेवल 6, यहाँ पे हो जाएगा बी लेवल 6 एवं उससे ऊपर जो भी काम कर रहे होंगे वो सेल्फ अप्रेजल उनको भरना होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर री एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड स्टाफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस? जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी अगर कॉन्ट्रैक्ट आधार पे डी इंगेज किया है तो अधिकतम आयु सीमा उनका 65 वर्ष ही होना चाहिए। ऑप्शन लिखेंगे 65 ईयर, 62, 68। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही है, 65 ईयर, 95, 95 का ए 65 ईयर। Who is competent authority to grant advance increment on a sports account for excellence in sports? खेल में उत्कृष्टता के लिए खेल के आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? स्पोर्ट्स में जो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें एडवांस इंक्रीमेंट के रूप में 1 इंक्रीमेंट 2 इंक्रीमेंट प्रदान किया जाता है, तो उस पर सक्षम अधिकारी हमारे जनरल मैनेजर हो जाएंगे। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे पी, सीपीओ, डीआरएम, जीएम, नन ऑफ दीज। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा जीएम साहब, 96 का सी, यहाँ पे सी हमारा सही है जीएम। अंडर विच रूल द सर्विस ऑफ एम्प्लॉय में बी रिव्यूड पीरियडिकली? किस नियम के तहत समय समय पर समीक्षा की जाती है कर्मचारियों का? तो हमारा जो भी रिव्यू होता है वो 56 फंडामेंटल रूल 56 जे के तहत किया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे एफ आर 86 जे, एफ आर 58 जे, एफ आर 56 जे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, फंडामेंटल रूल 56 जे के तहत सर्विस रिव्यू किया जाता है। व्हाट इज पी इन पीएलबी? पीएलबी का फुल फॉर्म प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। तो हमारा ऑप्शन देखेंगे प्रोडक्शन, परफॉर्मेंस, प्रमोशन। यहाँ पे हमारा नन ऑफ दिस हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे? कौन सा कथन यहाँ पे छुट्टी नकदीकरण से संबंधित सही नहीं है? नो अवेलेबल बैलेंस ऑफ एलएपी इज रिक्वायर्ड टू इनकैश। एलएपी के नकदीकरण के लिए कोई बकाया एलएपी की आवश्यकता नहीं है, हमारा ऑप्शन गलत है। कम से कम छुट्टी कटने के बाद 30 दिन का लीव शेष होना अनिवार्य है एलएपी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं है। टोटल लीव सो इन कैश ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस पीरियड शैल नॉट एक्सीड 60 डे। पूरे सेवा काल में 60 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए, हमारा ऑप्शन सही है। इट शैल बी परमिटेड इन कैश लीव एलएपी अप टू 10 डेज एट ए टाइम। एक बार में मैक्सिमम 10 ही वो ले सकता है, सही है ये भी। नो हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस से पेबल, ये भी हमारा सही है। उस पर सिर्फ पे और डीए ही प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं था, उसके खाते में 30 दिन एलएपी शेष होना अनिवार्य है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एवोल्यूशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन, ये हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, 1971 में शायद आया था। 100 का सी। संविदा श्रम नियमन और उन्मूलन अधिनियम को 1971 में लागू किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति, ये हमारा राजभाषा क्वेश्चन आ गया। तो ये हमारा साउथ ईस्टर्न रेलवे में स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर नवंबर के महीने में जो हुआ था उसका आज मैं सॉल्यूशन आप लोग के बीच लेके आया हूँ। तो आप लोग को सॉल्यूशन कैसा लगा हो जरूर कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो भी लोग तैयारी कर रहे हो स्टाफ वेलफेयर या फिर OS 20% या फिर APO का तैयारी, अभी LDC का जो पेपर मार्च में होने वाला है उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।